हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट स्टूडियो। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में गुप्तकालीन प्रशासन और साहित्य के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। गुप्तकालीन प्रशासन। गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी और ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहते थे। बहुत सारे ग्राम मिलकर पेट का निर्माण करते थे और पेट के मुखिया को पेटपति कहते थे। बहुत सारे पेट मिलकर विषय का निर्माण करते थे और विषय के मुखिया को विषयपति कहा जाता था। विषय मिलकर भुक्ति का निर्माण करते थे और भुक्ति के प्रधान को उपरेक कहा जाता था और भुक्ति से मिलकर देश का निर्माण होता था। देश के प्रधान को गोपना कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई गुप्त काल में ग्राम थी और सबसे बड़ी इकाई देश थी। ग्राम सभा के अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक और इसके अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे और इन अधिकारियों को वेतन नगद या भू राजस्व के रूप में दिया जाता था। जो भी अधिकारी समूह होते थे उनको वेतन गुप्त काल में नगद व भू राजस्व के रूप में दिया जाता था। गुप्त काल में शासन की जिम्मेदारी राजा के हाथों में थी और राजा स्वेच्छाचारी होता था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी और इस मंत्री परिषद के पद पैतृक होते थे। मंत्री परिषद के सदस्यों को अमात्य या कुमारा अमात्य कहा जाता था। मंत्री परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता था? अमात्य या कुमारामात्य। राजा के पुत्र को कुमार या कुमारामात्य कहते थे। राजा के पुत्र को भी कुमार या कुमारामात्य कहते थे। गुप्त काल में राजा के नीचे छोटे छोटे सामंत होते थे और इनकी पदवी महाराजा होती थी। गुप्त काल में राजा के नीचे छोटे छोटे सामंत होते थे और इनकी पदवी महाराजा होती थी। यह हैं कुछ गुप्त काल के प्रमुख पदाधिकारी, जैसे गुप्त काल में प्रधानमंत्री को मंत्रण, न्यायाधीश को दंडानायक, सेनापति को बलाधिकृत, पैदल सेना के मुखिया को भट्टापति, युद्ध में सामग्री एकत्रित करने वाले को रणभंडारक, संधि विभाग के मंत्री को संधि विग्राहक और स्त्री विभाग के मंत्री को स्त्रीपति कहा जाता था। इसके अलावा कर विभाग का मंत्री ध्रुवाधिकरण, दंड विभाग का मंत्री अग्रहारिक, अभिलेख विभाग का मंत्री महाअक्षपटलक कहा जाता था। जो महल की सुरक्षा करते थे उन्हें महाप्रतिहारक, नगर अधिकारी को पुरपाल, पुलिस अधिकारी को दंडपाशिक और कोषाध्यक्ष को गुप्त काल में भंडाराधिकृत कहा जाता था। यह सभी मंत्री आपको याद रखने हैं। अब हम गुप्तकालीन कर को देखेंगे। गुप्त काल में आय का प्रमुख स्रोत कर था और इसे अभिलेख में उदंग्र व भागवर कहा गया था। गुप्त काल में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? कर, और इसे अभिलेख में उदंग व भागवर कहा गया था। कर विभाग के प्रधान को ध्रुवाधिकरण कहते थे और जो कर वसूलने वाला अधिकारी होता था उसे साल्के कहा जाता था। गुप्त काल में कर के अनेक प्रकार थे, जैसे भाग, भोग, उदंग्र, बलि और शुल्क। भाग कृषि कर था, भोग राजा को स्वेच्छा से दिए जाने वाला कर था, उदंग्र अकृषकों से लिया जाता था, बलि एक धार्मिक कर था और शुल्क सीमावर्ती व्यापार करने वालों से लिया जाता था। गुप्त काल में भूमि के भी अनेक प्रकार थे, जैसे क्षेत्र, वास्तु, शिल, अपराहत और चारा भूमि। यह गुप्त काल में भूमि के प्रकार थे। उस समय भूमि कर 1/4 से 1/6 होता था। गुप्त काल में भूमि कर कितना होता था? 1/4 से 1/6। अब हम गुप्तकालीन चित्रकला के बारे में जानेंगे। गुप्त काल में बाघ की गुफाएं और अजंता की कुछ गुफाओं का निर्माण हुआ था। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफा में से 6 गुफा ही शेष हैं। इन 6 गुफाओं में गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 गुप्तकालीन है। गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र अंकित है और गुफा नंबर 17 को चित्रशाला नाम दिया गया है। गुफा नंबर 17 में बुद्ध के चित्र अंकित हैं। अजंता की गुफाओं की खोज 1819 में सर अलेक्जेंडर द्वारा की गई थी।
इतना आपको अजंता की गुफाओं के बारे में याद रखना है। इसके अलावा गुप्त काल में बाघ की गुफाएं भी निर्मित हुई थीं। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य पर्वत पर स्थित हैं और इनकी खोज 1818 में डेंजर फील्ड ने की थी। अजंता की गुफाएं और बाघ की गुफाएं गुप्तकालीन हैं, इतना आपको याद रखना है। अब हम गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में जानेंगे। गुप्त काल कला व संस्कृति की दृष्टि से स्वर्णिम युग कहा गया था। उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त काल को कला व संस्कृति की दृष्टि से स्वर्णिम युग कहा गया था और उत्तर भारत में जो प्रमुख मंदिर का निर्माण हुआ है वह गुप्तकालीन है। इस काल में नागर शैली का विकास हुआ। गुप्त काल में नागर शैली का विकास हुआ था। शिखर युक्त मंदिर का पहला उदाहरण दशा अवतार मंदिर माना जाता है। दशा अवतार मंदिर झांसी के देवगढ़ में स्थित है। शिखर युक्त मंदिर का पहला उदाहरण कौन सा मंदिर माना जाता है? दशा अवतार मंदिर, और यह झांसी के देवगढ़ में स्थित है। गुप्तकालीन मंदिर में द्वारपाल के स्थान पर मकर वाहिनी व कुर्म वाहिनी की मूर्ति लगी होती थी। मकर वाहिनी का अर्थ है गंगा और कुर्म वाहिनी का अर्थ है यमुना। गुप्तकालीन मंदिरों में द्वारपाल के स्थान पर मकर वाहिनी और कुर्म वाहिनी की मूर्ति लगी होती थी। गुप्त सम्राट मुख्यतः वैष्णव धर्म की अनुयायी थी और यह इनका राजकीय धर्म था। ज़्यादातर गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी हुए और गुप्तकालीन सम्राटों का राजकीय धर्म वैष्णव धर्म ही था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। विष्णु का जो वाहन गरुड़ था वह गुप्तों का राज चिन्ह माना जाता है। मंदिरों की सामान्यतः 3 शैली होती हैं: नागर शैली, द्रविड़ शैली और वैसर शैली। इन शैलियों में से गुप्त काल में नागर शैली का विकास हुआ था। यह है नागर शैली। जो उत्तर भारत में मंदिर बने हैं उनको मुख्यतः नागर शैली में बनाया गया है और दक्षिण भारत के मंदिर सामान्यतः द्रविड़ शैली और वैसर शैली में निर्मित हुए थे। यह है नागर शैली का एक चित्र। नागर शैली में मुख्यतः शिखर युक्त मंदिर बनाए जाते हैं। कुछ गुप्तकालीन मंदिर दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। यह गुप्त काल के प्रमुख मंदिर हैं, जैसे एरण का विष्णु मंदिर, देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, भीतरदगांव का कृष्ण मंदिर और कचना कुठार का पार्वती मंदिर गुप्तकालीन है। इसके अलावा खोहे का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नागोद का शिव मंदिर, पिपरिया का विष्णु मंदिर और उदयगिरी का विष्णु मंदिर, यह सभी भी गुप्तकालीन हैं। एरन का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के सागर में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में है और नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। खोह का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के सतना में, भूमरा का शिव मंदिर, नागौद का शिव मंदिर और पिपरिया का विष्णु मंदिर, यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। और उदयगिरी का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। आपको इनके नाम और इनके स्थान याद रखना है। अब हम गुप्तकालीन साहित्य के बारे में जानेंगे। गुप्त काल में अनेक साहित्यों की रचना हुई, जैसे कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, मालविका का अग्निमित्रम और विक्रम उर्वशीयम की रचना की थी। इसके अलावा बराहमिहिर ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत बृहजाक और लघु जातक की रचना की थी। भास ने स्वप्नवास दत्ता, चारु दत्ता और उरुभंग की रचना की थी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम व सूर्य सिद्धांतम ग्रंथ की रचना की थी। विशाखदत्त ने इसी काल में मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचना की थी। डंडिन ने 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन की रचना की थी। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी और बादशाह ने कामसूत्र ग्रंथ की रचना की थी। इसके अलावा यह कुछ और ग्रंथ दिए गए हैं, जैसे पलकण्व ने हस्ता आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना की थी
हस्ता आयुर्वेदिक ग्रंथ एक पशु चिकित्सा ग्रंथ माना जाता है। असंख्य ने योगाचार की रचना की थी। वत्सभट्टी ने रावण वध की रचना की थी। चंद्र गोविंद ने चंद्र व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। सिद्धसेन ने न्याय अवतार की रचना की। चरक ने चरक संहिता, कामंडक ने नीतिशास्त्र और शूद्रक ने मृच्छकटिकम नाटक की रचना की थी। इसके अलावा शंकु ने शिल्पशास्त्र, वररुचि ने संस्कृत व्याकरण, क्षणपरक ने ज्योतिष शास्त्र, घटकपर ने घटकपर काव्य, अमर सिंह ने अमरकोश, धन्वंतरी ने आयुर्वेद और बेताल भट्ट ने मंत्र शास्त्र की रचना की थी। यह सभी ग्रंथ आपको याद रखने हैं क्योंकि यह परीक्षा में 1 लाइन फैक्ट में पूछे जाते हैं। इसके अलावा गुप्त काल से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थीं और इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया है। गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थीं और इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है? दीनार। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपया कहा गया था। चांदी के सिक्के को गुप्त काल में क्या कहा गया था? रुपया। और इसी काल में त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास हुआ था। पुराणों का वर्तमान रूप इसी काल में निर्मित हुआ है। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई थी और नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया था। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया था। यह सभी पॉइंट आपको गुप्त काल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम वाकाटक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।